एक लड़की की शादी होती है। कुछ ही सालों बाद किसी वजह से उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वह विधवा थी। अब प्यार होता है उसे एक लड़की से जो उसे बहुत प्यार करता था और बाथरूम में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाता था। ये कई बार होता है, लेकिन अब उस लड़के को डर लगने लगता है कि यदि वह उससे शादी करेगा तो उसके माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वह लड़का उस लड़की के साथ बाथरूम में कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से उसकी इज्जत तो गई ही, लेकिन उसके साथ साथ वह सलाखों के पीछे भी चला गया। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। बात है 26 अक्टूबर 2013 की। मुंबई के चेंबूर तालाब के किनारे पर शाम के वक्त बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो रखे थे। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है। उसे लगता है कि वहां पर कोई गड़बड़ है, इसलिए वह उसे जानने के लिए उनके पास जाता है। जब वह पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि एक थैले के अंदर किसी मृत व्यक्ति का धड़ है। इसके बाद उन पुलिस वालों ने उस धड़ को डीएनए टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया। इसके बाद उन्होंने छानबीन की तो कम से कम 10-12 किलोमीटर के एरिया के अंदर उस लड़की के हाथ और पैर भी एक थैले के अंदर उन्हें मिले। डीएनए टेस्ट से ये नहीं पता चल सका कि आखिर उस महिला की शक्ल कैसी थी। ये तो डीएनए टेस्ट में नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी टीम अपने काम में लग जाती है। कानून के सारे सिपाही सारे थानों में ये खबर फैला देते हैं कि यहाँ कुछ दिनों पहले कोई महिला गायब हुई है, तो उन्हें सूचित किया जाए। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक ना तो ये पता था कि वो महिला कौन है, ना ही ये पता था कि वो कहाँ रहती थी, कौन उसका हत्यारा है और क्यों उसने उसकी हत्या की। 2 दिनों की जांच के बाद अब उन्हें एक ऐसा 14 साल का लड़का मिलता है जिसने उस युवक को देखा था। उसने बताया कि युवक के पास एक थैला था और उसके अंदर बहुत ही भारी पैकेट था। उसमें पता नहीं क्या था, लेकिन वह मुझे फेंकने के लिए कह रहा था। मैंने कुछ ज़्यादा पैसे मांगे तो उसने खुद ही जाकर फेंक दिया। अब उस लड़के ने एक रिक्शा वाले का हुलिया बताया। जब पुलिस उस रिक्शा वाले के पास पहुंची तो उस रिक्शा वाले ने उस युवक के बारे में भी बता दिया। इसी बीच थाने से एक खबर आती है कि कोई लड़की गुमशुदा थी और उसकी खबर लिखाई गई थी। जब उसकी बहन को बुलाया जाता है और सभी टुकड़ों को जोड़कर उन्हें दिखाया जाता है तो लड़की रो पड़ती है। वह उसकी बहन ही थी। अब वो लड़की बताती है कि उसकी बहन की उम्र 36 साल थी। उसका 2 साल का एक बेटा भी है। उसके पति की मृत्यु कुछ सालों पहले ही हो गई थी। इसके साथ साथ वह फैशन डिजाइनर का काम भी करती थी। अब वह बताती है कि उसकी बहन एक लड़के से प्यार करती थी और वह ये भी बताती है कि उसकी बहन 29 अक्टूबर को गायब हुई थी और उसके बाद वह घर आई ही नहीं। उसका 2 साल का लड़का रो रो कर पागल हो रहा था। वह उसे ढूंढने के लिए हर उस जगह गई जहां पर उसकी मिलने की संभावना थी। आखिरकार वह नहीं मिली और उसने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस ने उस लड़की की सारी कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें उन्हें पता चलता है कि एक नंबर से उसे बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी। अब वह उस नंबर को डायल करते हैं तो वह नंबर बंद था। इससे पुलिस को संदेह हो गया कि आखिर यही नंबर वाला इस लड़की का हत्यारा है और वह इसकी तलाश में जुट जाती है। वो उसके घर और रेस्टोरेंट पर भी छापा मारते हैं, लेकिन वह लड़का नहीं मिलता। आखिरकार 10-12 दिन बीत जाने के बाद उस लड़के को एक बिल्डिंग में पकड़ा जाता है। उस लड़के का नाम प्रभाकर था। अब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो प्रभाकर पुलिस वालों को कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस वाले उसको रिमांड पर लेते हैं तो वह सारी बातें बताना शुरू कर देता है। वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुंबई में नौकरी ढूंढने के लिए आया था। कई दिनों बाद उसे एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिल चुकी थी।
उसके बाद उसकी मुलाकात होती है कांता से, जो लड़की मृतक थी। ट्रेन में उनकी सीट आमने सामने थी और वह पूरी दूर बातें करते हुए आ रहे थे। वह बातों में इतना मगन हो गए थे कि वह एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब एक दूसरे को वह दोनों मन ही मन में चाहने लगे थे। इसके बाद जब वो नीचे उतरते हैं तो वह अपने अपने नंबर एक दूसरे को दे देते हैं। अब कांता घर तो आ चुकी थी, लेकिन उसका दिल प्रभाकर पर आ चुका था। उसकी बातें उसके मन में बैठ चुकी थी और अब वह उससे प्यार करना चाहती थी। प्रभाकर ने कांता को वह सुख याद दिला दिया जो सुख उसे अपने पति से मिलता था। अब वह चाहती थी कि वह सुख उसे दोबारा से मिले, इसलिए वह उसे मुलाकात भी करने लगी। पहले तो उसे ये सब चीज़ें भूल रखी थी, लेकिन जैसे ही प्रभाकर मिला तो उसे वो सब बातें दोबारा से याद आने लगी और उसका अब बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। दूसरी तरफ प्रभाकर का भी यही हाल था। वह कांता की पहली झलक से ही उसे चाहने लगा था। अब वह उसके नज़दीक जाना चाहता था। अब प्रभाकर जो नंबर कांता ने दिया था वह नंबर मिलाता है। कांता भी बात करने के लिए बेचैन थी। वह भी अब बातें करने लगती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते थे, लेकिन जैसे जैसे वह एक दूसरे से मिलने लगे तो उन्होंने सारी मर्यादा ही पार कर दी। वह अपनी शारीरिक भूख मिटाने लगे। अब वह प्रभाकर की सारी बातें मानती थी। वह उसे हर जगह अपनी भूख मिटा लेती थी। लेकिन समय बीत जाता है। अब बात आती है शादी की। अब कांता प्रभाकर को शादी करने के लिए कहती है, लेकिन प्रभाकर तो एक भंवरे की तरह था। वह उसके प्यार को नहीं समझता था। वह तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए ही आता था। जब भी कांता शादी के लिए बात करती तो वह उसे टाल दिया करता था। लेकिन अब कांता कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप को और सारे समाज को बता दूंगी, और इससे भी काम नहीं चला तो मैं पुलिस को बता दूंगी। इस बात ने तो प्रभाकर को हिलाकर रख दिया था। एक दिन कांता का फोन आता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, लेकिन प्रभाकर उसे किसी बहाने से अपने घर बुला लेता है। इसके बाद प्रभाकर ने उससे शादी के लिए हाँ कह दी और दोनों खुश हो गए। अब वह उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। कांता बेझिझक बाथरूम के अंदर चली गई और उसे बुलाने लगी। प्रभाकर भी खुशी खुशी उसके अंदर चला जाता है। अब दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं और फर्श पर ही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसके बाद वह वहाँ पर छिपाया गया एक चाकू निकालता है और उसका गला काट देता है। उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर कर उन्हें समुद्र के किनारे फेंक देता है। और इसी तरह पुलिस की छानबीन के दौरान प्रभाकर पकड़ा जाता है। इसके बाद प्रभाकर को अदालत में पेश किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।